जो ऑर्डर दिया है, क्या इसके बाद यह साफ हो गया है कि कोई भी कारण नहीं है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर लगे, क्योंकि यही एक मेजर पॉइंट दिया गया था मुस्लिम पक्ष के द्वारा। आप क्या मानेंगे आज? जी नाविका जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्डिक्ट दिया है, और जिसे कहेंगे जो फ्रंट लाइन डिफेंस था शाही ईदगाह मस्जिद का, उनका यही कहना था, और हम लोग बराबर हर जगह यही देखते आ रहे हैं, उनका यही कहना था कि भाई ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित है, ये केस नहीं चल सकता है। अब इसमें हमारे दो तर्क थे। पहला तर्क ये है, जो आप अगर शाही ईदगाह मस्जिद के पूरे विवाद का अगर अध्ययन करेंगे तो हमने इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन दिखाया ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने, जिसमें यह मेंशन है कि ये एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्वयं लिखा हुआ है कि अगर कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यह है नाविका जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर एसरटेन करने की इजाजत देता है, धार्मिक स्वरूप तय करने की इजाजत देता है। अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाऊं, अगर मैं किसी मंदिर में घुस के नमाज पढ़ लूं तो धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा, और वाइस वर्सा अगर कोई मस्जिद में घुस के पूजा कर ले, मूर्ति रख दे, तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। इसीलिए 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947 के बाद इस जगह का हमेशा से धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था। यह जबरन एक केस ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट है, और इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज्ञान व्यापी के केस में भी हमने रिलाई किया। बहुत वेल रिटन जजमेंट आया था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा 19 दिसंबर 2023 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर को एसरटेन करने की इजाजत देता है। तो ये दो आधार बने थे, मुझे लगता है मुख्य आधार, जिसके बेसिस पे आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन रिजेक्ट की, ऑर्डर 7 रूल 11 की, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट खारिज किया है। बाकी जो आर्गुमेंट्स है वक्फ एक्ट 1995 के, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, लिमिटेशन के, ऑर्डर 23 रूल 3 के, उसके लिए भी हमने काफी डिटेल्ड सबमिशन और कंपाइलेशन ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने फाइल किया था। 4 महीने की काफी डिटेल्ड हियरिंग हुई, और उसके बाद आज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। वारिस पठान जी, आपकी एक बहुत बड़ी दलील थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 के आने के बाद काशी, मथुरा, यहां पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग के बाद उन्होंने कहा यहां तो अप्लाई ही नहीं होता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब इस पर आप क्या कहेंगे? ये बीजेपी सरकार देश को 1992 बाबरी के एरा में ले जाना चाहती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज डिसमिस किया मुस्लिम साइड का जो मेंटेनेबिलिटी का पिटीशन था ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत। उसको अब ऑर्डर आया है, उसको पढ़ेंगे, और मुझे यकीन है कि जो मस्जिद कमेटी है उसको डेफिनेटली इस ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू में जाएगी। अब हमारा ये वाकई जो वकील ने भी आर्ग्यू किया था नविका जी, उनका आर्ग्यूमेंट यही था कि दो पार्टीज ने एक कॉम्प्रोमाइज किया था, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। दोनों कॉम्प्रोमाइज हुआ था 12/10/1968 में, और वो कंफर्म हुआ था सिविल सूट के जरिए जो डिसाइड हुआ था 1974 में। अब 1974 से लेकर 2020 तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो लिमिटेशन का भी एक बार आता है, तो वो भी अप्लाई आर्ग्यू किया गया था कि 3 साल का जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सपायर हो गया था, 2020 के अंदर इन्होंने फाइल किया। अब कमिटी मैनेजमेंट जो है उसके पोजीशन के अंदर है, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द माउस भी वहां पर है, और इनका आर्ग्यूमेंट ये भी था कि प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वक्फ का ट्रिब्यूनल इसकी सुनवाई करे, ना कि कोई सिविल कोर्ट इसकी सुनवाई करे। अभी सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज जो भी ऑर्डर दिया उसको रिव्यू में जाया जाएगा। लेकिन नविका जी, मेरा कहना सिंपल साफ बात है, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है, क्यों आया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? क्योंकि उस वक्त भी ये था कि और सारी मस्जिद इस तरह की है, मंदिर को तोड़ के बनाया, काफी सारे एलिगेशन, बहुत सारी बातें आ गई थी। पार्लियामेंट में डिसाइड हुआ आफ्टर हियरिंग, सबको सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी अपनी बातें रखी। उसके बाद पार्लियामेंट के जरिए ये कानून पास हुआ कि 15 अगस्त 1947 उस दिन तक जो भी इस तरह के मॉन्यूमेंट्स, मस्जिद, स्ट्रक्चर्स है, उसका नेचर और कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते, वो साफ है। और आज इस वक्त तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एग्जिस्टेंस में है, वो हटा नहीं है। तो इस तरह का ये सब चीज लाना, ये की चीज दर्शाता है कि जो भाजपा है ना, उसको अपने सिर्फ पोलराइजेशन करना है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट आ गया है। वरना बाबरी के वकील सब रुक जाता। अभी तो इस तरह से बोले और 40,000 मस्जिद बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, काफी सारी चीजें आ रही है। अब मोदी को सोचना चाहिए कि पब्लिक ने मैंडेट दे दिया है, अयोध्या में आपने हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दिया, आपने मंदिर बना दिया, चलिए आपके आस्था का था, जो भी था, देश तो संविधान से चलेगा, मगर वहां के लोगों ने बीजेपी को हरा दिया। ये क्या संकेत दिया? बीजेपी का मुद्दा क्यों बता रहे हैं? ये ऑर्डर तो कोर्ट से आया है, बीजेपी ने तो ऑर्डर नहीं दिया है, तो कोर्ट से आए हुए ऑर्डर को आप बीजेपी का ऑर्डर क्यों कह रहे हैं? नहीं, आप इतनी सरलता के साथ बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे सकते नाविका जी। आपको ही मालूम है कि सरकार किसकी है, बीजेपी की। करा कौन रहा है? बीजेपी। क्यों करा रहा है? क्योंकि उनको पोलराइजेशन करना है। बीजेपी के पास मंदिर, मस्जिद, यही तो मुद्दा रह गया है, दंगा वंगा। तो 18 याचिकाओं पर जो सुनवाई होगी, तो क्या ये झटका है या नहीं है वारिस भाई के लिए?
देखिए नाविका जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्डर किया था और वो कहा था कि शाही ईदगाह मस्जिद का एडवोकेट कमीशन द्वारा सर्वे हो। और जो मैंने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाई थी ऑन एफिडेविट, कहा था कि शाही ईदगाह मस्जिद में बहुत सारे ऐसे साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर के हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हिंदू मंदिर से जुड़ी हुई हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि सर्वे के ऑर्डर के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया क्योंकि 7/11 की हियरिंग नहीं हुई थी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इनको अपने केस पर इतना यकीन है कि ये शाही ईदगाह मस्जिद है जो बिना किसी मंदिर को तोड़ के बनी है, तो सर्वे से ऐतराज क्यों, सर्वे के खिलाफ गए क्यों सुप्रीम कोर्ट? हो जाने दीजिए वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे, एएसआई का सर्वे और देखते हैं क्या तथ्य आते हैं। आपने नाविका जी देखा है भोजशाला में क्या तथ्य आए, आपने नाविका जी देखा और सुना है कि ज्ञान व्यापी में क्या फैक्ट्स आए। अब आप हर एक बात को अगर एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को जॉब चाहिए, अरे पब्लिक को अपनी अस्मिता भी चाहिए, पब्लिक को अपनी डिग्निटी भी चाहिए। आपने हमारे जो भगवान श्री कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं उनके मेन स्थल को कब्जा करके वहां पे गलत ढंग से मस्जिद बना ली है और उसके लिए अगर कोई लीगल लड़ाई लड़ रहा है तो उसका पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप पॉलिटिकल रंग से टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह की बात हो रही है? मैं इनका बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, इनका अपना एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, पर ये एक वकील भी हैं। और नाविका जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने 12 अक्टूबर 1968 के समझौते का जिक्र किया। आपने कभी कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट देखा है क्या नाविका जी कि जिसमें जो किस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ओनर है उसने उसमें साइन ही नहीं किया है? आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में 13.37 एकड़ जमीन राजा पट्नीमल ने ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदी थी और वो सारी संपत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दी गई थी। साइन किसने किया है नाविका जी उस डॉक्यूमेंट पे? श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद ने। और मैं उसकी तह में जाऊंगा कभी जब आप समय देंगी कि वो साइन करने के पीछे किन लोगों का हाथ था। वो भी एक अलग साजिश है, पर उसको अगर 1 मिनट के छोड़ भी दे, एक मिनट वारिस भाई, तो वो जो साइन आपने जो साइन किया था वो साइन बाइंडिंग नहीं है, ना देवता पे और ना श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट पे और ना डेवोटीज पे। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि अगर कोई देवता की प्रॉपर्टी के साथ एलिनिएट करता है तो उसको राइट है कोर्ट में आने का। देवता की प्रॉपर्टी के साथ गलत ढंग से एलिनिएशन हुआ इसलिए हम कोर्ट आए। अब वारिस भाई ने सवाल उठाया कि 1968 में समझौता हुआ, 1974 में जजमेंट आया, तो इतनी लेट क्यों आए? नाविका जी हमने अपने सूट में लिखा है कि हमें समझौते के बारे में 2020 में पता चला। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के कितने नहीं 20 जजमेंट्स इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने दिखाए हैं और उसमें यह लिखा हुआ है फ्रॉड विशिएट्स एवरीथिंग। अगर कोई चीज फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है तो उसको कभी भी चुनौती दी जा सकती है। लिमिटेशन एक्ट 1963 यहां पे अप्लाई नहीं होती है। अब इन और यही सवाल है वारिस पठान भाई, ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी जो है वो खारिज हो गई। अब ये गेम चेंजर होगी और वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक पोजेशन रिलीफ एक्ट, ये सारी चीजें अब लागू ही नहीं होती, ये ऑर्डर में लिखा है। तो बताइए ना, क्या ये गेम चेंजर ऑर्डर है? मैं मेरे लर्नेड कलीग, लर्नेड फ्रेंड विष्णु जैन साहब से कहना चाहूंगा कि चिल्ला पुकार करने से सत्य झूठ में नहीं बदल जाएगा, झूठ सत्य में नहीं बदल जाएगा। आप पेशे से वकील हो, आदर करता हूं वकील क्योंकि मैं भी वकील हूं। आप संविधान को नहीं मानते। मेरा एक सवाल है आपसे विष्णु भाई, क्या आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को मानते हो या नहीं मानते हो? आज तो वो एग्जिस्टेंस में है ना, आप तो वकील हो, संविधान को मानते हो। देश तो संविधान से चलेगा ना ही तुम्हारी आस्था से चलेगा ना मेरी आस्था से चलेगा। तो आप मानते नहीं हो क्या संविधान को? मोदी को खड़े होकर बोल देना चाहिए फिर पार्लियामेंट के अंदर कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसको हम नहीं मानते। एक लाइन के अंदर उनको जवाब दे देना चाहिए। बात नंबर 2, आपने कहा कि वो 1968 का जो समझौते का एग्रीमेंट था उस पर किसी की साइन नहीं थी। 1974 के अंदर तो फाइनल हो गया था, कोर्ट के अंदर कंफर्म हो गया था सिविल सूट के अंदर ये बात। तो 1974 से 2020 तक आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे क्या? नहीं, आपको पोलराइज करना था अभी ना चुनाव को। इसलिए मैं बीजेपी का बोलता हूं नाविका जी कि बीजेपी के पास मुद्दा जो है सिर्फ यही बच गया है, गाय, मंदिर, मस्जिद, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये इसके सिवा कोई मुद्दे बचे नहीं है इनके पास जिससे पब्लिक भी कंटाल गई है। और मुझे यकीन है कुछ दिन के अंदर नाविका कुमार भी कंटाल जाएगी, डिबेट भी नहीं करेंगे, नाविका कुमार भी चाहेगी डिबेट हो मगर डेवलपमेंट पे हो, विकास पे हो। देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है भाई साहब। अटल बिहारी वाजपेयी जी फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, महात्मा गांधी जी पार्लियामेंट में शपथ लेते वक्त पार्लियामेंट में शपथ लेते वक्त आप अपने देश की बात में चर्चा करते हैं, जय फिलिस्तीन पहले कहते हैं। मैं अंत में एक सवाल करना चाहता हूं विष्णु जैन जी, क्या ये केस अयोध्या के रास्ते, मथुरा का केस अयोध्या के रास्ते जा रहा है, इसलिए वारिस पठान आज बहुत गुस्से में है? इनकी पार्टी का हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया था, वो क्या था? इनकी पार्टी का पार्लियामेंट में खड़े रहकर बीजेपी के एमपी ने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया था। क्या नवी का और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन गया है? मेरा सवाल है
यहाँ मेरे पे सवाल का जितनी जवाब गाय, दो। गंगा, क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन गया है? क्या नविका जी, विष्णु जैन, नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन गया है? AIMIM है क्या? पढ़ रहा हूँ, इसका लेकर तो संविधान पढ़ा जाए। संविधान मैंने लेकर तो बैठा, आपको चुनौती ज्ञान दे रहा दिल्ली हाई कोर्ट हूँ, में। आपको ज्ञान दे रहा हूँ। पढ़िए। ये आप जवाब नहीं, दो, आपकी जय हिंदू political राष्ट्र क्या party है? का जो संविधान है आप उसको जवाब पढ़िए दो विष्णु और भाई, सुनाइए। मेरी बात Challenge काट के करता आपको हूं। फायदा नहीं होने वाला नाविका जी, है। Playing to the gallery का टाइम चला गया। मान्यवर, one minute, gentlemen, मैं सिर्फ आज इतना कहना चाहती हूँ कि ये मुद्दा कृष्ण जन्मभूमि का, मथुरा का मुद्दा कोर्ट में कुछ देर से है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का 4 महीने के आर्ग्यूमेंट्स के बाद जब जजमेंट आया है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसमें लागू नहीं होगा और मुस्लिम पक्ष के जितने दलीलें हैं वो रिजेक्ट कर दी गई हैं। आगे क्या होगा बाकी कोर्ट्स में सबको पता है कि अपॉर्चुनिटी है चैलेंज करने का ये ऑर्डर, लेकिन क्या ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये समय बताएगा। और क्या ये केस भी अयोध्या के रास्ते जा रहा है, इसी पर सबकी